अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। मैं हूं हसन। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर के ऊपर मैं पहले भी उसकी फ़ीचर्स पर वीडियोस बना चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट सेटिंग को चेक करेंगे कि किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका एक ये मेन डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले के ऊपर ये लोड शो कर रहा है, ग्रिड से कितनी पावर ले रहा है, आगे लोड कितना चला रहा है। तो इसके बाद राइट साइड पर इसकी सेटिंग के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स ये शो कर रहा होता है। दोस्तों, पहले नंबर पे ये तकरीबन 4-5 सेटिंग शो कर रहा है। इसके अंदर पहले हम ये बैटरी सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बैटरी सेटिंग के अंदर भी 2-3 सेटिंग्स हैं। जैसे ये पहले नंबर पर जब आप बैटरी सेटिंग के अंदर आएंगे तो इसके अंदर पहले नंबर पर ये देगा बैटरी मोड। बैटरी मोड के अंदर आपने इस इन्वर्टर को ये बताना है कि आपने कौन सी बैटरी कनेक्ट की है और कितने एम्पेयर की बैटरी कनेक्ट की है, उसका चार्जिंग करंट कितना रखना है। पहले नंबर पे दे रहा है लिथियम। अगर आपकी लिथियम बैटरी है तो आप इसको लिथियम पे चेक लगा देंगे, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी है वो आप इसको बता देंगे। दूसरे नंबर पे यूज़ बैटरी, अगर आपकी AGM बैटरी है, फ्लडेड बैटरी है, कोई भी बैटरी है तो आपने इसको यूज़ बैटरी पर लगा देना है। और वो बैटरी अगर 400 एम्पेयर आवर की है तो आपने इसको यहाँ 400 एम्पेयर आवर पर सेट कर देना है और उसकी चार्जिंग करंट बता देनी है कितनी चार्जिंग करंट है। अगर 400 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक है तो उसकी चार्जिंग करंट 40 एम्पेयर होगी। दोस्तों, ये बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग के बारे में हो गया। इसके नीचे लिखा हुआ है यूज़ बैटरी परसेंटेज मैक्सिमम डिस्चार्ज, मतलब आपकी बैटरी की रेंज बतानी है आपने कि बैटरी को कितने एम्पेयर से मैक्सिमम डिस्चार्ज करवाना है। क्योंकि कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जैसे जेल बैटरीज हैं, उन्हें ज़्यादा एम्पेयर से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर डिस्चार्जिंग की भी लिमिट आपने इसको बतानी है। अगर आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो नो बैटरी पर आप यहाँ पर चेक लगा दीजिए। तो इससे ये होगा कि इन्वर्टर विदाउट बैटरी वर्क करने लग जाएगा। और अगर आपने बैटरी कनेक्ट करनी है तो यहाँ पर एक्टिवेट बैटरी पर चेक आपने ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, ये सेटिंग इसकी हो गई बैटरी मोड की, आपने इसको बैटरी बता दी कौन सी हो गई। अब नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं। ये लिखा हुआ है बैटरी सेटिंग 2। बैटरी सेटिंग 2 के अंदर आपने इसको बतानी है कि आपने चार्जिंग जनरेटर से कब करनी है और ग्रिड से कब करनी है। ठीक है। अब बैटरी सेटिंग 2 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टार्ट में आपने इसको, ये जो कॉलम है ये जनरेटर का कॉलम है, ये कॉलम है ग्रिड का। इस कॉलम के अंदर पहले नंबर पे यहाँ आपने परसेंटेज बतानी है, मतलब ऑफ टाइम में बैटरी कितने % पर आ जाए कि इन्वर्टर जनरेटर को स्टार्ट कर दे और जनरेटर से इन्वर्टर चार्जिंग करना शुरू कर दे। यहाँ पर भी दोस्तों आपने इसको एम्पेयर बताने हैं कि कितने एम्पेयर पे जनरेटर से आपने चार्जिंग करनी है। अगर आपने जनरेटर से चार्ज करवाना है तो उसको यहाँ पे चेक भी लगाना है, यहाँ भी चेक लगाना है और यहाँ जनरेटर सिग्नल पर भी चेक लगाना है। जनरेटर सिग्नल से ये होगा कि जनरेटर एक 12 वोल्ट का सिग्नल ATS पैनल को देगा और ऑटोमेटिकली जनरेटर को स्टार्ट करवाएगा। तो इसलिए इन दोनों जगह पे चेक लगाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने ग्रिड से चार्जिंग करवानी है तो यहाँ जनरेटर पर चेक नहीं लगाएंगे, यहाँ ग्रिड पर चेक लगाएंगे। इन दोनों जगह पर आप चेक लगाएंगे और वही बैटरी की सेम आपने यहाँ पे % बतानी है और एम्पेयर भी बताने हैं कि ग्रिड से कितनी एम्पेयर पे बैटरी को चार्ज करवाना है। और इसके नीचे लिखा हुआ है जनरेटर मैक्सिमम रन टाइम, मतलब 24 घंटे में कितने घंटे आपने जनरेटर को चलवाना है। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे सेट कर देंगे तो इन्वर्टर 2 घंटे चलेगा बस। अगर आप इसको यहाँ 24 घंटे सेट कर देंगे तो 24 घंटे जनरेटर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसके नीचे लिखा हुआ है जनरेटर डाउन टाइम, मतलब जब जनरेटर चल जाए, उसका टाइम पूरा हो जाए, उसके बाद बंद होने के बाद कितनी देर तक जनरेटर ऑफ रहे, तो ये भी आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये बैटरी की सेटिंग नंबर 2 हो गई। दोस्तों, बैटरी की 3rd नंबर की सेटिंग पर, ये जो 3rd नंबर की सेटिंग है ना, ये लिथियम बैटरी के लिए। लिथियम बैटरी अगर आपने कनेक्ट की है तो उसके लिए ये पूछ रहा है कि शट डाउन, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होने के टाइम पे कितने % पर आ जाए कि इन्वर्टर लोड को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दे, इन्वर्टर ही ऑफ हो जाए। इसके बाद पूछ रहा है लो बैटरी, मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप सेट करेंगे, जितने % आप सेट कर देंगे, बैटरी जब उस लेवल पर आएगी तो इन्वर्टर एक अलार्म देना शुरू कर देगा, एक वार्निंग देना शुरू कर देगा कि भाई अब इन्वर्टर की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ये नीचे दे रहा है रीस्टार्ट लेवल, मतलब जब इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा ना, उसके बाद जब दोबारा चार्जिंग पे लगेगा तो बैटरी कितने % पर आ जाए कि इन्वर्टर दोबारा लोड को ऑन कर दे, तो ये रीस्टार्ट लेवल आपने बताना है। तो दोस्तों, 3rd नंबर सेटिंग के अंदर भी एक और सेटिंग थी, वो तो लिथियम बैटरी के लिए थी, ये दूसरी बैटरीज़ के लिए जो AGM बैटरीज होती हैं उनके लिए है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे वहाँ पे % में दिया हुआ था, यहाँ पर भी शट डाउन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इसको बताना है शट डाउन वोल्टेजेस।
मतलब 48 वोल्ट का बैटरी बैंक होगा और यहाँ पे जो दिखा रहा है 41 लिखा हुआ है। मतलब ये कि बैटरी के वोल्टेजेस जब डिस्चार्ज होने के बाद 41 पर आएंगे तो इन्वर्टर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे दे रहा है लो बैटरी, मतलब ये कि जैसे ही बैटरी के वोल्टेज 45 पर आएंगे तो इन्वर्टर एक अलार्म देना शुरू कर देगा, एक वार्निंग देना शुरू कर देगा। उसके नीचे दे रहा है रीस्टार्ट लेवल, मतलब कितने बैटरी के वोल्टेजेस चार्जिंग पर आ जाएँ कि इन्वर्टर वापसी ऑन हो जाए। दोस्तों इसके साथ में लेफ़्ट साइड पे ये कुछ चार्जिंग स्टेजेस दे रहा है। ये जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर पहली बार इन्होंने ये फीचर दिया है कि इन्वर्टर 3 स्टेजेस पे बैटरी को चार्ज करता है। मतलब एक इक्वलाइजेशन है, दूसरा एब्जॉर्प्शन है और तीसरा फ्लोटिंग है। तो इसमें होता ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना फुल्ली, उसके बाद जब वापसी इन्वर्टर चार्जिंग पे आता है ना, ग्रिड से चार्जिंग करे या सोलर से चार्जिंग करे, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज से बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट करेगा। उसमें होगा ये कि कांस्टेंट वोल्टेज देगा और करंट के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम करेगा। उसके बाद जब बैटरी एटलीस्ट 50% चार्ज हो जाती है ना, उसके बाद इन्वर्टर इक्वलाइजेशन स्टेज से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। उसमें ये करता है कि हाई वोल्टेजेस देना शुरू कर देता है और कांस्टेंट करंट देना शुरू कर देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बैटरी के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। और जब बैटरी तकरीबन 80% चार्ज हो जाती है ना, उसके बाद इन्वर्टर फ्लोट स्टेज से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। उससे इन्वर्टर ये करता है कि थोड़ी थोड़ी देर में लो वोल्टेज और लो करंट से बैटरी को ट्रिकल चार्ज करना शुरू कर देता है, जिससे बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो दोस्तों नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं। 3 स्टेजेस पे बैटरी को चार्ज कर रहा होता है इन्वर्टर। तो अगर आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये जो डिस्प्ले के ऊपर दिया हुआ है ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसको इसी के ऊपर ही सेट रहने दें। बस आपको पता होने चाहिए ये 3 फीचर्स क्या काम करते हैं। ये 3 फीचर्स पहले अपनी किसी भी सीरीज़ के अंदर इन्वेरिक्स वालों ने दिए नहीं थे। ये स्मार्ट चार्जर इन्होंने इस सीरीज़ के अंदर दिए हैं और एक इरॉक्स प्लस की जो सीरीज़ निकाली है ना, उसके अंदर ये 3 स्टेजेस पे बैटरी चार्जिंग का जो ये ऑप्शन है ये दिया गया है। बाकी किसी सीरीज़ के अंदर नहीं है। एक इरॉक्स प्लस सीरीज़ के अंदर है, दूसरा नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर है। तो दोस्तों ये तो हो गई बैटरी सेटिंग। अब चलते हैं अगली सेटिंग के ऊपर। अगली सेटिंग है सिस्टम वर्क मोड सेटअप। दोस्तों सिस्टम वर्क मोड के अंदर भी 2 सेटिंग दी गई हैं। यहाँ लिखा हुआ वर्क मोड नंबर 1, ठीक है। इसके पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है सेलिंग फर्स्ट, मतलब अगर आप इसको यहाँ पर चेक लगा देते हैं तो इन्वर्टर सबसे पहले प्रायोरिटी देगा आपके ग्रिड को। पहले ग्रिड को फीड करेगा, उसके बाद जो थोड़ी बहुत एक्सेस पावर होगी उससे आपके लोड को रन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर बिल्कुल भी ग्रिड को सेल ना करे तो आप यहाँ 0 एक्सपोर्ट टू लोड पर यहाँ पर चेक लगा दीजिए। उससे ये होगा कि इन्वर्टर उतनी ही जनरेशन करेगा जितना आपका लोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रिड फीडिंग है वो CT के हिसाब से हो, जो करंट ट्रांसफार्मर नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के साथ में दिया गया है उसकी पोजीशन के एतबार से हो, तो आप यहाँ पर इसको चेक लगाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कोई लोड नहीं चल रहा होगा ना, तो CT इन्वर्टर को बताएगा कि भाई अभी लोड कुछ भी नहीं चल रहा है, तो वो जनरेशन को रोक देगा। मतलब इन्वर्टर जनरेशन बहुत ही लो कर देगा, अपनी मैक्सिमम पावर से बिल्कुल मिनिमम पावर पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम सेल पावर, आपने कितनी पावर ग्रिड को सेल करनी है। अगर 5000 वाट का आपका इन्वर्टर है, 5000 वाट की जनरेशन करता है आपका इन्वर्टर, आपका लोड 2 किलोवाट है, आप चाहते हैं बाकी का 3 किलोवाट में ग्रिड को सेल करूँ, तो यहाँ पर आप 3000 लिख दीजिए, 3000 वाट। इसके नीचे लिखा हुआ है लोड फर्स्ट बैटरी फर्स्ट, तो आप जैसा चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। पहले तो आपने ऑब्वियसली लोड ही चलाना है, तो आप इसको यहाँ पर लोड पर चेक लगा दीजिए। तो उससे ये होगा कि वो लोड को पहले रन करेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करेगा उससे वो बैटरी को चार्ज करेगा और उसके बाद अगर कोई एक्सेस पावर बचेगी तो वो उसको ग्रिड को फीड करेगा। तो ये इसका वर्क मोड नंबर 1 है। इसकी सेटिंग आपने इस तरह से करनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं वर्क मोड 2। तो दोस्तों वर्क मोड नंबर 2 के अंदर ये इतना सारा जो ये कॉलम दिए हैं, इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपने इन्वर्टर को टाइम बताना है कि भाई अगर ग्रिड से मैं चार्जिंग करूं तो कब से कब तक इन्वर्टर ग्रिड से चार्जिंग करना शुरू कर दे। अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग करनी है तो आप सिर्फ ये एक कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, बाकी कॉलम को यूज़ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप ग्रिड पे यहाँ पे चेक लगा दीजिए, उसके बाद इसको टाइम बता दीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि सुबह से शाम तक सोलर चले और सोलर के बाद बैटरी से इन्वर्टर लोड को रन करना शुरू कर दें, और आप चाहते हैं कि रात में कोई 8 बजे के बाद इन्वर्टर ग्रिड से कनेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर जो टाइम है स्टार्ट टाइम आप इसका 8 बजे सेट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सुबह तकरीबन 8 बजे तक वो ग्रिड से कनेक्ट रहे, तो यहाँ पर 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक आप इसको यहाँ पर टाइम सेट कर दीजिए। तो दोस्तों उस सेटिंग के बाद अब आ जाती है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के अंदर सेट नंबर 1 है।
दोस्तों इसके अंदर ये जो इन्वर्टर है ना, ये डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये इन्वर्टर बाहर मुल्कों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि इसके अंदर कुछ सेटिंग ऐसी हैं कैलिफोर्निया के लिए हैं, तो वहाँ के मुल्क के हिसाब से भी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। तो अगर आप इसको पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ जनरल स्टैंडर्ड पर आप यहाँ पर चेक लगा दीजिए, और पाकिस्तान में 220 सिंगल फेस की सप्लाई जो चल रही होती है आप इसको यहाँ पर चेक लगा देंगे। ग्रेड नंबर 2 में आपने इसको वोल्टेज के बजाय फ्रीक्वेंसी बतानी है। पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलती है इसको, ये इसलिए यहाँ पर आपने 50 हर्ट्ज़ पे इसको चेक लगा देना है। इसका पावर फैक्टर आपने 1 रखना है, और यहाँ पे दिया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। मतलब लो फ्रीक्वेंसी अगर आप 45 सेट कर देंगे और हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप 55 सेट कर देंगे तो 45 से 55 के दरमियान में अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो इन्वर्टर चार्जिंग करता रहेगा। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसके बराबर में राइट साइड पर आपने इसको वोल्टेज भी बताना है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। दोस्तों इन सेटिंग्स के अलावा इसके अंदर एक ये है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के अंदर आपने इसको डेट बतानी है और टाइम बताना है। ये चीज़ आपने इसको ज़रूर सेट रखनी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्जर सेटिंग में बताया कि आपने इसको टाइम बताना है कि ग्रिड से कितनी देर तक इसने चार्जिंग करनी है और कितनी देर के बाद ऑफ़ हो जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वर्टर को पता होना चाहिए कि टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो टाइम है वो यहाँ पर आपने इसको सेट रखना है। मिनट आवर आपने इसके सेट रखने हैं, ईयर कौन सा चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है, डे कौन सा चल रहा है, वो सब आपने इसको अपडेट रखना है। टाइम सिंक पर आपने इसको चेक लगा देना है ताकि ये ऑटोमेटिकली जैसे आपकी वॉच काम करती है वैसे ही इन्वर्टर काम करेगा। दूसरा टाइम आपने 24 आवर पर सिलेक्ट कर देना है, मतलब ये कि 24 घंटे वाला जो टाइम फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करेगा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं तब तो सिर्फ आपने यही सेटिंग करनी है। तो ये बेसिक सेटिंग के बाद दोस्तों एक सेटिंग इसके अंदर और है, वो है जनरेटर पोर्ट यूज़, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। अगर आप देखना चाहें ऊपर लिंक भी शो रहा होगा, इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जनरेटर पोर्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है वो कंप्लीट वीडियो आप उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई भी सेटिंग आपके इस्तेमाल की नहीं है। इसके अलावा जितनी सेटिंग्स हैं वो बाहर मुल्कों में, अमेरिका, कैलिफोर्निया, इन सब जगहों पे अगर आप इस इन्वर्टर को यूज़ करेंगे तब आपको उन सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी मैं आपको उन सेटिंग्स का कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों ये ग्रिड सेटिंग के अंदर एक ग्रिड सेट नंबर 4 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ओनली कैलिफोर्निया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है LHVRT। LVRT का मतलब है लो वोल्टेज रेट थ्रू, HVRT का मतलब है हाई वोल्टेज रेट थ्रू। दोस्तों इसमें होता ही है कि आपने अक्सर देखा होगा अगर हमारी PMT में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वोल्टेजेस अक्सर बहुत ही ज़्यादा या तो हाई हो जाते हैं या तो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। नब इस यानी कि इस कंडीशन में आ जाते हैं कि आपकी चीज़ें कभी ऑन हो रही होती हैं, कभी ऑफ़ हो रही होती हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो ख़राब हो जाती हैं। उस दौरान आपका जो इन्वर्टर है वो भी ट्रिप हो जाता है। तो ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो ये इन्वर्टर क्या करता है उस वोल्टेज इसको लेवल पे रखता है। तो ये जो इस इन्वर्टर के अंदर कुछ फीचर्स दिए हैं पता नहीं काम करते हैं नहीं करते हैं, वो तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से इसके कैटलॉग पे ये चीज़ें दी गई हैं तो उससे तो यही पता लगता है कि इस इन्वर्टर के अंदर ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद एक फंक्शन और दिया हुआ है सोलर आर्क ऑन, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर ओनली US, मतलब ये आपके काम का फ़ीचर नहीं है। नीचे यहाँ पे कुछ फ़ीचर दिए हुए हैं, जनरेटर पीक शेविंग, ग्रिड पीक शेविंग। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रिड या फिर अगर आपका जनरेटर ओवरलोड हो जाता है ना, उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है, मतलब ये कि जनरेटर आपका लोड भी चला रहा है और दूसरा इन्वर्टर को भी चार्ज कर रहा है, क्योंकि 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर कोई 4-200 एम्पेयर की बैटरीज लगी हुई होती हैं। आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी बड़ा बैटरी बैंक हो सकता है। तो आपका जो जनरेटर है वो ओवरलोड हो सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका जनरेटर ओवरलोड ना हो तो आप इसको यहाँ वॉट बता सकते हैं कि अगर 7000 वॉट से वैल्यू एक्सीड करेगी ना लोड की तो इन्वर्टर कुछ पावर अपनी बैटरी से देना शुरू कर देगा। बैटरी से देने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ग्रिड होगा या आपका जनरेटर होगा वो ओवरलोड होने से बच जाएगा। दोस्तों एक फ़ीचर इसके अंदर ये दिया हुआ है कि ये दिस इज़ फॉर विंड टरबाइन, मतलब सोलर पैनल की जगह अगर आप चाहते हैं कि इस इन्वर्टर को विंड टरबाइन से सप्लाई दी जाए तो आप उससे भी इसको सप्लाई दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये सारे फ़ीचर्स इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही फ़ीचर्स दिए हैं, वो तो इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि ये सब फीचर्स काम करते भी हैं या नहीं काम करते हैं। तो दोस्तों ये सारी थी नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की सेटिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर शो हो जाएँ। थैंक यू सो मच।